हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 10 क्वेश्चंस की सीरीज होगी। ये वीडियो आपका आरपीएससी एग्जाम्स और यूजीसी नेट और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं उन सब में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे और इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने सीरीज में लिए हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कलेक्शन डेवलप्ड कैप्चरिंग द इंटेलेक्चुअल आउटपुट ऑफ ए सिंगल और मल्टी इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल आर्चीव, डिजिटल डिपोजिटरी, डिजिटल पब्लिशिंग। क्वेश्चन का ये मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशन होती है उसका डिजिटली कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग के एक यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आता है, बहुत सारा कॉलेजेस आता है। तो वो एक यूनिवर्सिटी क्या करती है, उन सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का डिग्री सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल डिग्री सर्टिफिकेट को होल्ड करके रखती है, उनके मार्क्स, बच्चों के डिटेल्स को, के डाटा को होल्ड करके रखती है। प्रेजेंट नहीं, बहुत सारे ईयर्स के भी स्टूडेंट्स के क्या करती है, डाटा को होल्ड करके रखती है। तो वो जो डाटा का कलेक्शन होता है एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस डाटा को हम लोग डिजिटली कलेक्ट करके रखते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है डिजिटल रिपोजिटरी। तो ये था इस क्वेश्चन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, एडमंड हैरी, जॉन एम रिट्ज, एम गुटेनबर्ग, माइकल हर्ट। तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के फाउंडर कौन है, तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के फाउंडर कौन है, तो माइकल हर्ट। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग आपका स्टार्ट हुआ था 1971 में और ये जो माइकल हर्ट थे वो क्या करना चाहते थे, ओल्डेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी ऑफ डिजिटाइजेशन, बिट डेप्थ, रिजोल्यूशन, मैनिपुलेशन, इमेज इनहेंसमेंट। कोड्स है सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। तो देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप डिजिटाइजेशन में यूज करते हैं, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बिट डेप्थ, रिजोल्यूशन, मैनिपुलेशन। ये सारी टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं डिजिटाइजेशन के प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिट डेप्थ क्या होता है। तो बिट डेप्थ का क्या मतलब होता है कि कोई भी डिजिटल डाटा को अगर हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो उसका क्या हो जाता है, एमबी डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी इमेज या डॉक्यूमेंट को आप क्लैरिटी या शार्प लाने के लिए उसके क्या करते हो, एमबी में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन। मैनिपुलेशन क्या होता है, डिजिटल डाटा की क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं और उस डाटा को हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस पर्पसेस में यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैनिपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेलनेट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द सपोर्ट ऑफ यूनेस्को, WTO, निशात, यूजीसी। तो डेलनेट जो है किसके सपोर्ट से बना है, तो यूनेस्को, WTO, निशात, यूजीसी किसके सपोर्ट से बना है। तो डेलनेट जो है आपका किसके सपोर्ट से बना है, तो वो आपका यूनेस्को निशात के सपोर्ट से बना है। तो मैंने आपको यूनेस्को का 2 वीडियो करवा रखा है, एक तो डिटेल उसका पूरा थ्योरी पढ़ा रखा है, ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, और निशात का भी वीडियो मैंने प्रॉपर डिटेल वाइज पढ़ा रखा है, तो और डेलनेट भी। तो ये तीनों का जो है मैं वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से सारे वीडियो को, सारे टॉपिक को डिटेल वाइज और उसके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेलनेट जो है किसके सपोर्ट से बना है, तो डेलनेट आपका निशात के सपोर्ट से बना है। तो नेक्स्ट है कि डेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेलनेट का फुल फॉर्म होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, और ये किसके सपोर्ट से बना है, तो निशात का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए डेलनेट का जो अभी प्रेजेंट में नाम है वो है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, और जिसको पहले कहा जाता था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, और ये किसके फाइनेंशियल सपोर्ट से बना था, तो निशात, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डेलनेट एक फर्स्ट नेटवर्क है जिसने पूरी कंट्री में क्या किया, ईमेल सर्विस प्रदान करना शुरू किया, और ये ईमेल सर्विस इसने कब प्रदान करना शुरू किया, तो 1991 में।
नेक्स्ट है कि डेलनेट का कुछ एक्टिविटीज है, कुछ फंक्शंस है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है डेल प्लस। तो डेल प्लस क्या है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि डेलनेट के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, लाइब्रेरी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, ये सारों चीज को क्या किया जाता था, देखा जाता था। और ये जो डेल प्लस सॉफ्टवेयर है, ये आपका मार्क 21 के फॉर्मेट पे वर्क करता है। डेलनेट जो है एक न्यूज़लेटर पब्लिश करता है, कब से, जनवरी 1994 में। इसमें ये क्या बताता है, लाइब्रेरी का जो नेटवर्किंग है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इससे रिलेटेड क्या करता है, आपको अवेयरनेस प्रदान करता है। ये नेशनल प्रोसीडिंग डायरेक्टर्स रिपोर्ट की सारा कुछ क्या करता है, डेलनेट ही पब्लिश करता है। डेलनेट एक सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है नेशनलीन। नेशनलीन का फुल फॉर्म है नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। ये जो सेमिनार है ये रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है। डेल लिस्टअप क्या है, डेल लिस्टअप भी इसका एक सेमिनार है जिसमें ये क्या करता है, करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान करता है यूजर्स को, और उनके जो लाइब्रेरीज के जो मेंबर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको ये परमिशन, लाइब्रेरीज के जो मेंबर्स हैं उनको ये परमिशन देता है कि वो जो डेली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो इसको क्या कर सकते हैं, बाय इंटरनेट की हेल्प से ऑटोमेटिकली ईमेल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये लिस्ट ऑफ सर्विस को मेंटेन करके रखता है, जिसमें कि आपका आता है नेट हैपनिंग, मैड क्लिप्स, इफ्ला, लिव जॉब्स, ये सारे को क्या करता है, हैंडल करता है। जो ये सारे एक टाइप का, इसमें क्या होता है कि लोगों को लाइब्रेरी से रिलेटेड सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको बाय ईमेल मिल जाता है। तो ये सारा काम किसका है, आपका डेलनेट का काम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फोनिक शेड्यूल्स इन द डीडीसी रिप्रेजेंट क्लासेस टू बी मॉडिफाइड इन द फ्यूचर। भविष्य में संशोधित करने के लिए कक्षाएं, क्लासेस विच आर कम्प्लीटली चेंज्ड, पूरी तरह से बदली हुई कक्षाएं, क्लासेस विच आर स्लाइटली मॉडिफाइड, थोड़ी सी संशोधित कक्षाएं, क्लासेस नॉट टू बी मॉडिफाइड, संशोधित ना करने वाली कक्षाएं, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो ये 5 ऑप्शन है। आपको बताना है कि फोनिक शेड्यूल जो डीडीसी में होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डीडीसी जो है, मेरा एक डीडीसी पे मैंने एक पूरा डिटेल लेक्चर ले रखा है। डीडीसी का भी मैं लिंक जो है, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां से आप लोग डीडीसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। डीडीसी भी क्या है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत माइनर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डीडीसी में फोनिक शेड्यूल क्या होता है। तो डीडीसी में फोनिक शेड्यूल का मतलब होता है कि ऐसे क्लासेस जो कि मतलब जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में भी क्या किया जाता है, धीरे धीरे क्या उसी केमिस्ट्री में डेवलप किया जाता है, कुछ चेंजेस लाया जाता है। जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है कि रिसर्च चल रहा है, शोध हो रहा है, वैसे वैसे सब्जेक्ट्स में क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन लाया जाता है। तो उसी के लिए एक जैसे मान लीजिए कि कुछ सब्जेक्ट में चेंजेस लाए गए तो क्या किया जाता है, और वो पहले का जो चीज जो आपका एलिमिनेट हो चुका है, तो न्यू क्लासेस को ऐड करने के लिए क्या किया जाता है कि रीअरेंज किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है शेड्यूल्स में। तो वो जो न्यू मॉडिफिकेशंस को जब ऐड किया जाता है तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो फोनिक शेड्यूल के अंतर्गत रखा जाता है। तो सबसे पहला आपको ऐसा रखना है कि फोनिक शेड्यूल में कौन से क्लासेस आते हैं। फोनिक शेड्यूल में वो क्लासेस आते हैं जिसको फ्यूचर में क्या करना है, हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो उसके लिए उन सारे शेड्यूल्स को क्या किया जाता है कि फोनिक शेड्यूल के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट थिंग है कि फोनिक शेड्यूल आपका डीडीसी में कब आया था, कौन से एडिशन में आया था। तो फोनिक शेड्यूल आपका डीडीसी में आया था आपका 16th एडिशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि डीडीसी में जो आपका फोनिक शेड्यूल है वो आपका कब आया था। तो डीडीसी में आपको फोनिक शेड्यूल कब आया था, तो 16th एडिशन में। 16th एडिशन में आपको किस में देखा जाता है, तो 546 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 547 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये किया जाता है किसमें, तो डीडीसी के फोनिक शेड्यूल के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या किया गया है कि आगे जाके फ्यूचर में इसमें और चेंजेस किया जा सकता है, तो इसको फोनिक शेड्यूल के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी। कौन सा निम्नलिखित कार्यशील ऑन्टोलॉजी का हिस्सा नहीं है। ऑन्टोलॉजी पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो पढ़ा रखा है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स का जो थ्योरी है डिटेल मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस एग्जाम से पहले एक बार क्विक रिवाइज की तरह भी पढ़ ली और उसका प्रॉपर नोट्स बना लिया, तो गारंटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या होंगे एग्जाम्स में आपको समझ आएंगे, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से आपको हर एक टॉपिक पढ़ा रखा है।
तो देखिए ऑन्टोलॉजी का जो वीडियो का जो लिंक है वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब हम लोग समझते हैं कि ऑन्टोलॉजी में कौन सा पार्ट ऑफ टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता। तो पहला ऑप्शन है लेक्सिकल लेवल, सेकंड है कोर लेवल, थर्ड है कॉन्सेप्चुअल लेवल, फोर्थ है सिंबल लेवल, फिफ्थ है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो देखिए पार्ट ऑफ टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी में कौन सा नहीं आता है, तो वो इसका आंसर है आपका सिंबल लेवल। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले ऑन्टोलॉजी क्या होता है। तो ऑन्टोलॉजी एक फिलॉसफी का ब्रांच है जो कि ये डील करता है कि आप मतलब क्या कर रहे हैं, या आपको वास्तविकता, प्रकृति और अस्तित्व से संबंधित क्या करता है, आपको समझ देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो ये होता है आपका ऑन्टोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑन्टोलॉजी क्या है, फिलॉसफी का ब्रांच है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं पार्ट ऑफ टास्क ओरिएंटेड क्या होता है। पार्ट ऑफ टास्क ओरिएंटेड का मतलब होता है टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी इज ए टाइप ऑफ ऑन्टोलॉजी दैट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स इन ए डोमेन टू फैसिलिटेट स्पेसिफिक टास्क और गोल। ये एक टाइप का स्पेसिफिक टाइप का ऑन्टोलॉजी है जो कि आपका ध्यान केंद्रित करता है कोई विशिष्ट कार्य या कुछ लक्ष्य को आपको करना है, कुछ स्पेसिफिक टास्क करना है, कुछ आपका गोल है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करता है, नॉलेज प्रदान करने के लिए, नॉलेज उससे रिलेटेड आपको नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, नॉलेज देने के लिए ये आपका ऑन्टोलॉजी वर्क करता है। तो पार्ट ऑफ टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी में आपका 3 लेवल आता है। सबसे पहला आता है लेक्सिकल लेवल, सेकंड आता है कोर लेवल, थर्ड आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो अभी आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा कि पार्ट ऑफ टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी में कौन सा ऑन्टोलॉजी नहीं आएगा, तो सिंबल लेवल ऑन्टोलॉजी नहीं आएगा। तो हम लोग समझते हैं कि लेक्सिकल लेवल क्या होता है। लेक्सिकल लेवल जो ऑन्टोलॉजी का होता है, इसमें आपका ये काम करता है कि आपका जो नॉलेज है वो किस पे, जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डोमेन हम लोग फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग को। तो अभी हम मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने बस फिजिक्स का नाम सुना, हम लोग को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज। तो हम लोग जब फिजिक्स के बारे में पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहला हमारा जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो हमारा 6th क्लास से स्टार्ट होता है। साइंस का 6th क्लास से हम लोग को थोड़ा थोड़ा फिजिक्स के बारे में पता चलता है। उसमें भी हम लोग को ये नहीं पता होता कि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बस हम लोग बाय चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं। हम लोग को 8th 9th में पता चलता है प्रॉपर तरीके से कि ये चैप्टर हमारा फिजिक्स में आता है, ये हमारा केमिस्ट्री, ये हमारा बायो में आता है। तो लेक्सिकल लेवल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि जो हमारे स्पेसिफिक डोमेन, जो मैंने एग्जांपल में लिया फिजिक्स, इस पे आपको बस वही सारा टर्म, वही सारा कुछ नॉलेज दिया जा रहा है जो वोकेबलरी पे बेस्ड हो। जैसे कि हम लोग लाइट सर्च कर रहे हैं, लाइट का मतलब हम लोग को नहीं पता चल रहा है, तो हम लोगों ने लाइट का मतलब डिक्शनरी में देखा और लाइट का मतलब हम लोग जान गए। तो ऐसा टर्म जो कि आपको मतलब कि कम्युनिकेट या उस स्पेसिफिक डोमेन को समझने में हेल्प करेगा, जो कि हम लोग बस वोकेबलरी या टर्म्स के नाम पे जानते हैं, मतलब जिसका हम लोग को कुछ समझ नहीं आया तो हम लोगों ने उस टर्म का मतलब समझ लिया, तो वो होता है आपका लेक्सिकल लेवल, कि बस आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग देगा जो कि आप उस डोमेन के अंतर्गत आराम से उस चीज को अंडरस्टैंड कर सको या कम्युनिकेट कर सको। तो एक ऐसा नॉलेज जो कि सिंपल क्या आपका टर्म्स पे आधारित हो या वोकेबलरी पे आधारित हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, लेक्सिकल लेवल। सेकंड आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, सेकंड आता है आपका कोर लेवल। कोर लेवल आपका आता है, कोर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कोर का मतलब होता है ता। तो कोर का लेवल में क्या आता है आपका फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग मान लीजिए कि जब हम लोग 11th 12th में जाते हैं तो हम लोग लाइट चैप्टर को आराम से अच्छे से पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग 10th में पढ़ लेते हैं, ये इनिशियल रे, रिफ्लेक्टेड रे तक पढ़ते हैं। फिर हम लोग जब 11th 12th में जाते हैं तो हम लोग रिफ्रैक्टेड रे भी पढ़ने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग 6th क्लास में रहते हैं तो ओनली हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग को फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला, तो हम लोग को फाउंडेशन कॉन्सेप्ट जो है हमारा बचपन का 6th क्लास से मिला। तो कोर लेवल का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी स्पेसिफिक डोमेन का हम लोग नॉलेज लेने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग को फाउंडेशनल, हमारे पास पहला बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे जब हम लोग उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, उस चीज को समझेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोर लेवल।
नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, आपका उस डोमेन को लेके आपका सिद्धांत कैसा है, पहले से आपने क्या प्रिंसिपल है, क्या आपका कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल आइडियाज क्या है, जो कि आपको कोर लेवल से मिलता है। मतलब कि देखिए, जब हम लोग प्राथमिक स्तर पे कोई चीज को पढ़ लेते हैं तो हम लोग को उससे रिलेटेड क्या हो जाता है, एक समझ होता है, एक कॉन्सेप्ट माइंड में बन जाता है। तो वो जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, ये मतलब जो कोर लेवल को पढ़ने के बाद जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाता है, तो वो हो जाता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल। फिर जब हम लोग टर्म्स पे आते हैं, मतलब वोकेबलरी टर्म्स पे आते हैं, तो वो हमारा लेक्सिकल लेवल। तो ये 3 टर्म समझ आ गया। मतलब ऑन्टोलॉजी में एक ऑन्टोलॉजी आता है। ऑन्टोलॉजी हम लोगों ने समझ लिया, सबसे पहले एक फिलॉसफी का ब्रांच है जो कि आपको डील करता है एग्जिस्टेंस, रियलिटी, ये सारी चीजों से आपको क्या करता है, डील करने के लिए सिखाता है। सेकेंड थिंग है ऑन्टोलॉजी रेफर्स टू फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज और कंसेप्ट्स विद इन ए डोमेन। मतलब कि आपको एक नॉलेज से या कॉन्सेप्ट से एक डोमेन के अंतर्गत उससे क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करना सिखाता है, उससे रिलेशन बनाना सिखाता है। ज्ञान और धारणाओं के बीच का जो आपका रिलेशन होता है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करना, उसको अंडरस्टैंड करना ही ऑन्टोलॉजी आपको सिखाता है। उसके अंतर्गत आपका एक ऑन्टोलॉजी आता है जिसको बोला जाता है पार्ट ऑफ टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी, जो कि आपको फोकस करता है किसी भी नॉलेज को या कॉन्सेप्ट को क्या करने, ऑर्गेनाइज करने में। इसके अंतर्गत आपका 3 स्तर आता है, एक तो लेक्सिकल लेवल, कोर लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, जिसमें सबसे पहला आता है कोर लेवल, फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल, फिर आता है सबसे पहला आता है लेक्सिकल लेवल, जिसमें हम लोग ओनली शॉर्ट टर्म्स को पढ़ते हैं। उन शॉर्ट टर्म्स को समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोर लेवल को अच्छे से समझ पाते हैं। कोर लेवल को समझने के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग को कॉन्सेप्चुअल अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ सब लैंग्वेजेस ऑफ वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेजेस? OWL लाइट, OWL DL, OWL फुल, OWL पर्टीज। तो देखिए, वेब ऑन्टोलॉजी का लैंग्वेजेस का कौन सा पार्ट नहीं है? तो देखिए, वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेजेस का जो पार्ट नहीं है वो आपका आता है WL प्रोटीज। इसमें सबसे देखिए जो OWL का मतलब होता है वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज। इसमें आपका 3 चीज आता है, वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज लाइट, वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज DL का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन लॉजिक, OWL फुल। तो ये तीनों जो होता है आपका वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी आपका कहाँ सिचुएटेड है? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? कंटेंट थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी। तो कौन सा आपको प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है आपका, देखिए इसका आंसर है कंटेंट थ्योरी, आपका प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में नहीं आता है। अब हम लोग समझते हैं प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। पहले देखिए, प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होता है कि ये आपको एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल को। देखिए, प्रक्रिया सिद्धांतों का मोटिवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का मकसद व्यक्तियों के इस तय करने में है कि वे किस प्रकार के व्यवहार में अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए निर्णय लेते हैं। सिंपली मैं आपको शॉर्ट टर्म में समझाती हूँ कि प्रक्रिया सिद्धांत क्या होता है। देखिए, प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का ये मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को रिलेटेड, आप किसी चीज से मोटिवेटेड है, मतलब आपको कोई चीज मोटिवेशन में आप किसी चीज को लेके आप मोटिवेटेड है, तो वो जो इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल मैं ही, तो मैं क्या डिसीजन ले रही हूँ, मैंने क्या डिसीजन लिया है, मेरे बिहेवियर में क्या चेंजेस आया है, जिस चीज से क्या मैं फील कर रही हूँ कि मैं मोटिवेटेड हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी जस्ट संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो देखी, उस संदीप माहेश्वरी के वीडियो में मान लीजिए कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग चीज मुझे बताई, तो आज से मैंने डिसीजन लिया कि मैं आज से क्या करूंगी, डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू करूंगी, मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगी। तो मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैं आज से ये सारा इन्वेस्ट करूंगी, मैं ये सारा काम करूंगी। इससे मेरे एक सर्टेन मेरे बिहेवियर में भी चेंज आएगा कि मैं उस चीज को सीखने का कोशिश करूंगी, मैं अपने टाइम निकालूंगी, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के उसको पढ़ने की कोशिश करूंगी। और ये तो प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में यही आया है कि आप अपने डिसीजन, कोई भी इंडिविजुअल कैसे आप किसी भी चीज को पाने के लिए
अपना किस तरीके से वो डिसीजन लेता है और उसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आता है, जिससे क्या करता है वो मोटिवेशन फील करता है। ठीक है, वही कंटेंट थ्योरी क्या होता है, कंटेंट थ्योरी ये फील करता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आईफोन नहीं है लेकिन मेरे एक दोस्त के पास आईफोन है, तो मैं उसके आईफोन को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे पास भी एक आईफोन होना चाहिए। तो मेरे अंदर क्या आया, नीड आया, मेरे अंदर एक डिजायर आया कि मेरे अंदर एक टाइप का मेरे पास एक डिजायर है कि यार मुझे भी एक आईफोन तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये डिजायर आने के बाद मैं अपने थॉट प्रोसेस में कैसे चेंज करूंगी, मैं किस तरीके से अपने आप को चेंज करूंगी, किस तरीके से अर्निंग शुरू करूंगी, किस तरीके से काम करूंगी, जो कि मुझे क्या होगा कि जो मेरा मोटिवेशन है, जो मेरा गोल है कि मुझे भी अपने फ्रेंड की तरह एक आईफोन चाहिए, वो मैं क्या कर सकूं, प्राप्त कर सकूं, ले सकूं। तो ये जो चेंजेस आएगा डिजायर या नीड होने पे जो चेंजेस आता है वो हम लोग का क्या कहता है, कंटेंट थ्योरी के अंतर्गत आता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे बचपन में हम लोग के पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा इस बार क्लास में फर्स्ट आओ तो साइकिल मिलेगा, फर्स्ट आओ तो ये मिलेगा। तो वो सारी चीजों, साइकिल लेने के चक्कर में हम लोग क्या करते थे, दिन रात पढ़ाई करते थे और क्लास में फर्स्ट आते थे। तो हम लोग के अंदर हम लोग को क्या किया जाता था, एक लोभ दिया जाता था, हम लोग के अंदर एक डिजायर आता था कि हम लोग फर्स्ट करेंगे तो हम लोग को साइकिल मिलेगा। तो उससे क्या होता था, हम लोग के बिहेवियर में भी चेंज आता था, हम लोग दिन रात पढ़ाई करते थे, हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचते रहते थे कि किस तरीके से हम लोग को क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाना है। तो एक डिजायर आने के बाद आपके बिहेवियर में चेंजेस आना, ये क्या कहलाता है, कंटेंट थ्योरी। और आप कोई चीज को लेके आप मोटिवेशन फील करें, मतलब ना आपको कोई चीज का डिजायर है, मतलब मुझे अभी जरूरत नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करूं, मेरे पास है मनी। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास है इनफ मनी कि मैं अपना रोजी रोटी चला सकती हूँ, मेरे अंदर मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि यार करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। तो ये जो मोटिवेशन आया है, जो विदाउट डिजायर आ रहा है, बस मेरे अंदर का डिसीजन है कि मुझे करना है, मुझे सीखना है, मुझे ये नया चीज सीखना है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत। और जब हम लोग नीड या डिजायर के तहत कोई चीज को अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो वो आता है आपका कंटेंट थ्योरी के अंतर्गत। अब देखिए प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत भी आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें आता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी और गोल सेटिंग थ्योरी। इसमें देखिए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का मतलब होता है अपेक्षा सिद्धांत, फिर आता है आपका इक्विटी थ्योरी का मतलब होता है न्याय सिद्धांत, और गोल सेटिंग थ्योरी का हिंदी होता है लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। देखिए अपेक्षा सिद्धांत का ये मतलब होता है कि व्यक्ति क्या करता है, अपने संभावनाओं या अपने विश्वास के आधार पे क्या करता है, इच्छा करता है, इच्छा के हिसाब से वो अपने आप को क्या करता है, प्रेरित करता है कि हमको ये सारा कुछ करना है। तो अपनी संभावनाओं, अपने विश्वास के आधार पे जब वो कुछ इच्छा करता है, उसके हिसाब से जब उसको परिणाम मिलता है, जैसे एक होता है ना कि हम बचपन से पढ़ते कि हम जैसा सोचते हैं हमको वैसा ही मिलता है लाइफ में आगे जाके। तो वो किसके अंतर्गत आता है, अपेक्षा सिद्धांत के। मतलब कि हम अपने अंदर विश्वास रखें, हम जैसा अपने आप में सोच रखें, जैसा महसूस करते हैं, वैसा हमको जब परिणाम मिलता है उसके लिए हम लोग जैसा कोशिश करते हैं, वो आता है आपका अपेक्षा सिद्धांत के अंतर्गत। न्याय सिद्धांत क्या होता है, न्याय सिद्धांत ये होता है कि हम लोग जब क्या करते हैं, दूसरे की तुलना में अपने आप को कंपेयर करते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार वो फर्स्ट किया है तो उसको पुरस्कार मिला, तो मुझे भी पुरस्कार मिलना चाहिए। और हम लोग उस पुरस्कार को पाने के लिए जब मेहनत करने लगते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, न्याय सिद्धांत के अंतर्गत। मतलब कि हम लोग न्याय सिद्धांत के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे की तुलना में अपने आप को भी न्याय दिलाने के लिए जो मोटिवेशन फील करने लगते हैं, तो वो आता है आपका न्याय सिद्धांत के अंतर्गत। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि हम लोगों ने अपने आप को एक चुनौती दे दी होती है कि हम लोग को इस बार ये करना है, जैसे हमारे पेरेंट्स देते थे इस बार क्लास में फर्स्ट आना है तो आना है। तो ये जो हमारा गोल होता था, इसको हम लोग क्या करते हैं और उसके हिसाब से जब हम लोग वर्क करने का ट्राई करते हैं तो वो हमारा आता है लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, मतलब गोल सेटिंग थ्योरी। तो ये हो गया आपका तीनों। प्रोसेस थ्योरी भी आप लोग को अच्छे से समझ आ गया, कंटेंट थ्योरी भी अच्छे से समझ आ गया, प्रोसेस थ्योरी के तीनों एग्जांपल समझ आ गए। ये मैंने एक डिफरेंस पीपीटी में बनाया जो कि आप लोग को मैंने बता दिया कि प्रोसेस थ्योरी क्या होता है और कंटेंट थ्योरी क्या होता है। प्रोसेस थ्योरी देखिए, कंटेंट थ्योरी का हिंदी होता है सामग्री सिद्धांत, जिसमें कि आपको मोटिवेशन क्यों प्रेरित, इसका मतलब होता है कि सामग्री सिद्धांत मोटिवेशन को क्यों प्रेरित करता है, मोटिवेशन आपके अंतर्गत क्यों आया ये बताता है सामग्री सिद्धांत। जबकि प्रक्रिया सिद्धांत आपको ये बताता है कि आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आया।
क्वेश्चन नंबर 10th है, नॉलेज इन द मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज इज द सेंट्रल कैपिटल, द कॉस्ट सेंटर एंड द क्रूशियल रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये किसने कहा है? एच.ई. ब्लिस, पीटर ड्रुकर, जे.एस. सेरा, एलन कांट। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। देखिए इसका हिंदी क्या है? आधुनिक सूचना युग में ज्ञान अर्थव्यवस्था का मुख्य पूंजी, लागत केंद्र और महत्वपूर्ण संसाधन है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? पीटर ड्रुकर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि डिजिटल कलेक्शन को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग किसने दिया, फिर डिजिटाइजेशन की टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, फिर डेलनेट किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें यूनेस्को भी पढ़ना है, अब हम लोग को डेलनेट भी पढ़ना है, निशात भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने डीडीसी के फोनिक शेड्यूल का मतलब बताया। फोनिक शेड्यूल कब से शुरू हुआ है डीडीसी में? तो 16th एडिशन में। ऑन्टोलॉजी में पार्ट ऑफ टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी क्या होता है? ऑन्टोलॉजी का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर उसके बाद लेक्सिकल लेवल, कोर लेवल, कंसेप्चुअल लेवल को पढ़ा हमने। फिर पार्ट ऑफ सब लैंग्वेजेस ऑफ वेब ऑन्टोलॉजी पढ़ा। अन्य सेंचुरी लाइब्रेरी कहाँ सिचुएटेड है वो पढ़ा। फिर उसके बाद प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, कंटेंट थ्योरी क्या होता है, इक्विटी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, ये सारी थ्योरीज क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो ये है पीटर ड्रुकर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।